जो सीज फायर हुआ, जिन हालात में, उसको लेकर अभी भी कई सारी थ्योरीज हैं। इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने जब उनके एयरफील्ड को अटैक किया और उनको लगा कि नई चीज़ें उनके हाथ से निकल रही है और वो मजबूर हुए, तब डीजीएम में उन्होंने कॉल किया। पहली बार फ़ोन पिक नहीं हुआ, लेकिन दोबारा बात हुई। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अमेरिका ने, ट्रंप ने पहले कहा कि नहीं मैंने करवाया, हालांकि कल वो अपनी बात से पलट भी गए। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ह्यूमिलेट हो रहा था और जिस तरह से इंडियन जो हमारा कह सकते हैं कि जो कैपेबिलिटी थी, उसकी ताकत पूरी दुनिया को पता चल रही थी, और पाकिस्तान कई ऐसे हथियार भी यूज़ करता है जो अमेरिका के दिए हुए हैं और वो भी एक्सपोज हो रहे थे। अमेरिका के लिए सारा सिचुएशन भी कोई अच्छा नहीं था। एक तो इंडिया ताकतवर हो रहा था, दूसरा उसकी सिस्टम एक्सपोज हो रहा था, और तीसरी बात ये कि इंडिया चूंकि बहुत सारी रशियन वेपन भी यूज़ करता है ना, उनके एयरक्राफ्ट भी यूज़ करता है, हमारा डिफेंस सिस्टम भी है, वो सारा नैरेटिव भी अमेरिका को पसंद नहीं था, इसलिए अमेरिका ने दखल दिया। एक थ्योरी ये भी है। आपका क्या कहना है कि रियल रीजन क्या है? देखो, रियल रीजन नीरज कभी नहीं पता चलेगा। फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर इज ट्रूथ। ये जब हम फौज ज्वाइन किया, सबसे पहले हम पुंछ में थे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे एज ए यंग ऑफिसर, तो बहुत फायरिंग होती थी। और जब मैं 87-88 की बात कर रहा हूँ, बहुत ही खराब दिन थे, बंकरों में रहते थे, कब कहाँ से गोली आ जाए। तो किसी सीनियर ऑफिसर ने मुझे कहा, यश, द फर्स्ट कैजुअलिटी इन एनी कॉन्फ्लिक्ट इज ट्रुथ, सो वी विल नेवर नो द ट्रुथ। इस पे कभी कोई किताब आएगी, कोई लिखेगा, तब पता चलेगा। बट बहुत सी थ्योरीज हैं, लेकिन ट्रंप का जो ट्वीट आना बड़ा क्लियर कट ट्वीट था, और जबकि उस टाइम पे यूएस में रात थी तो ट्वीट आया है। रूबियो का जो ट्वीट बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया हुआ था, उसने काफ़ी कुछ लिखा था कि पूरी रात हमने काम किया, हमने आसिफ मुनीर से बात की, हमने सुब्रमण्यम जयशंकर से बात की, और वीपी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की, और शहबाज शरीफ से बात की। वो ट्वीट ऐसे नहीं आ सकता है। तो अब हम ना मानना चाहें अलग बात है। यूएस हैड अ रोल, 5-6 दिन लगातार कहते रहे, बट इंडिया ने बहुत एग्रेसिव डिप्लोमेसी की, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बट आपस में बात कर लो। तो और ये भी था कि न्यूट्रल वेन्यू पे मिलेंगे। उस ट्वीट में ये भी था 12 तारीख को बातचीत होगी। तो यूएस का रोल रहा है, तो मानना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। बट वी हैव टेकन अ स्टैंड कि भाई आगे हम बायलैटरल करेंगे, बायलैटरल बातचीत होगी। दूसरी चीज, इसमें दो और बड़े प्लेयर हैं। एक है चाइना, जिसका रोल नजर नहीं आया, बट दे हैव प्लेड अ रोल, ठीक है, बिकॉज चाइना की जो सीपैक की इन्वेस्टमेंट है, और चाइना के सारे वेपन टेस्ट हो रहे थे वहां पे, तो अच्छा बुरा चाइना का रोल था इसके अंदर। और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बात की थी। और एक और है प्लेयर इस पूरी चीज में, वो है सऊदी अरेबिया। हाँ, तो वो हमारे यहाँ भी है, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए, पाकिस्तान भी गए, और सऊदी अरेबिया के दोनों के साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता है, दोनों देशों के साथ, तो उसका रोल भी है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कहना बड़ा मुश्किल है, बट थोड़ा तो आपको लगता है, सिर्फ सॉरी बीच में बोल रहा हूं, आपको लगता है कि वो ट्रिगर पॉइंट क्या था, अगर जहां से सीज फायर इनिशिएट भी हुआ? क्या पाकिस्तान मजबूर हुआ, या जैसा कुछ लोग किराना हिल्स का भी रेफरेंस देते हैं कि वहां कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद जो सिचुएशन हुई और इंडिया को ऐसा कुछ मिला, सिग्नल मिले, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि पाकिस्तान कुछ नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता है, और उसकी बात अमेरिका तक पहुंची, फिर अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा। ट्रिगर पॉइंट आपको क्या लग रहा है? सीज फायर का क्या था? 3 दिन के अंदर जो है, 3 दिन तो चला तकरीबन, 72 घंटे 80 घंटे चली। उसमें ड्रोन्स और एयर डिफेंस का ही रोल रहा, एयरफोर्स भी स्टैंड ऑफ रही एक दूसरे से, और क्लेम करते रहे। वो कहते उन्होंने हमारे जहाज गिरा दिए, हमने कहा उनके, यहाँ तक कि हमने कहा उनके पायलट पकड़ लिए, वो कहते हमारे। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन, फॉग ऑफ वॉर कहते हैं इसको, फॉग ऑफ वॉर, देयर वाज नो क्लैरिटी। बट जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई थिंक ट्रिगर ये हुआ, एक तो लीडरशिप दोनों तरफ, और ये रियलाइज हुआ कि अगर ये नेक्स्ट स्टेज में चला गया, जिसमें कि ग्राउंड फोर्सेस यूज हो जाएंगी, और हमारी नेवी ऑलरेडी मूव कर चुकी थी, अगर नेवी और ग्राउंड फोर्सेस तीनों यूज हो जाती, तो ये फिर फुल फ्लेजेड वॉर हो जाता। और फुल फ्लेजेड वॉर ना हमारे हक में आज के दिन, ना पाकिस्तान के हक में, ना दुनिया के हक में। और वैसे ही आप देख रहे हो, रशिया यूक्रेन वॉर 3 साल हो गए, बातचीत नहीं हो रही है। इजराइल हमास की आप देख लो कितने साल हो रहे हैं। हाँ। सीरिया बड़ी मुश्किल से अभी निकला है उससे। ये हुतीज की जबरदस्त कुटाई चल रही है, रोज ही बॉम्ब अमेरिका और इजराइल ठोक रहे हैं उनको। ईरान और अमेरिका की भी यूएस न्यूक्लियर और डील को लेके बातचीत चल रही है। तो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में ना एक अनस्टेबल एटमॉस्फेयर था, और इकोनॉमीज इतनी अच्छा कर नहीं रही हैं जब से ट्रंप आए हैं, टैरिफ्स का ये वो। तो आई थिंक इसमें बहुत से फैक्टर्स का वो रहा होगा। और फाइनली आई थिंक जब कॉल आया पाकिस्तान के डीजीएमओ का 3:30 बजे, फिर बात हुई है उनकी, पहले दोपहर को आया तब जब बात नहीं हो पाई, और उसके बाद 3:35 में बात हुई है। तो ये बड़े आराम से बात हुई होगी दोनों डीजीएमओस की। हमारे डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल, उनके मेजर जनरल होते हैं,
तो दोनों की बातचीत हुई है। फिर अगले 1 घंटे में जो है बातचीत, देखो एनएसए तक जाना, प्राइम मिनिस्टर तक, कितना फास्ट कम्युनिकेशन मूव किया होगा। उससे पहले पिछली रात कहीं ना कहीं यूएस ने ये सारी बातचीत करी है। तो ये किसी ने ग्राउंड सेट किया है और फिर दोनों तरफ से ये हुआ। और नेचुरली हमारा पलड़ा भारी था, तो हमारी लीडरशिप ने जब कहा कि ठीक है तो सीज फायर कर देते हैं। सर, जैसे आपने कहा कि हम डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, हमारा अपर एंड था, अब इसी से लोग बहुत सारे सवाल निकाल रहे हैं कि अगर भारत एक डोमिनेटिंग या अथॉरिटी वाली पोजीशन पे था, कोई भी कंट्री जब इस पोजीशन से सीज फायर करती है तो बदले में वो कुछ लेती है। तो लोग सवाल लगातार पूछ रहे हैं, हमने बदले में क्या लिया? क्या हमने बदले में पाकिस्तान से सिर्फ अश्योरेंस लिया कि दोबारा ऐसा नहीं करेगा या पाकिस्तान में जो आतंकवादी उनको मारेगा, लेकिन पाकिस्तान के दिए अश्योरेंस का तो कोई भरोसा करना, कोई समझदारी नहीं है। तो ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि अगर आप उस अथॉरिटी वाली जगह पर थे तो किस चीज़ के बदले में आपने सीज फायर किया? अगेन ये कोई बताएगा थोड़ी आपको। दीज आर मतलब एब्सोल्युटली टॉप सीक्रेट। ना कभी हमारे यहाँ से कोई बताएगा, ना पाकिस्तान के यहाँ से कोई बताएगा कि किस बात पे सीज फायर है। बट ये क्लियर है कि दोनों ने रियलाइज किया कि अगर ये फुल फ्लेजेड वॉर हो गया तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत ज़्यादा डेथ होंगी। इतना आसान नहीं है। जो लोग व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं, सोचते हैं कि एक दिन में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। इट विल बी अ एट्रिशन वॉर, it will be a bloody war on both the fronts because ये Pakistan has an army, it has a air force, it has a navy, weaker than India but not that weak कि पहले राउंड में नॉकआउट कर सकते हैं। सही बात है। तो and they have also उन्होंने बहुत टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है। एंड चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है, टर्की बहुत बड़ा प्लेयर है, टर्की बहुत बड़ा प्लेयर है उसमें। तो उनके पास भी टेक्नोलॉजी में ठीक है, खासा है, इतना हमारे साथ नहीं है। तो 60-40 का रेशियो तो है, इतना वन साइडेड नहीं। तो ये मैं बहुत लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज इजराइल का एग्जाम्पल मत लो भाई। इजराइल जो हमास को या लेबनान को, हमास हिजबुल्लाह को या हुतीज को कूटता है, उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, एडी नहीं है, नेवी नहीं है, जितने मर्जी बॉम्ब गिर दो, लोगों को मार दो। यहाँ वो हो नहीं सकता। यू आर फेसिंग मिलिट्री विच इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, प्रोफेशनल, इंटरनेशनल एक्सपोजर है उनका, उनके पास भी अच्छे खासे हथियार हैं, लेटेस्ट वेपन्स हैं, एंड एटॉमिक पावर है। वो तो उस पर आगे बात करेंगे, उसका क्या बिल्कुल बिल्कुल। अब सर यहीं पर सवाल ये आता है कि अगर हम सीज फायर के लिए रेडी हुए और हमने पाकिस्तान को कुछ नुकसान पहुंचा, इसकी हमने जिक्र कर लिया, तो जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ होगा तब एक ऑब्जेक्टिव तो दिमाग में होगा सरकार के भी और आर्म फोर्सेस के भी। आपको क्या लग रहा है वो ऑब्जेक्टिव हमने तब तक अचीव कर लिया था? ये दूसरे शब्दों में कहूँ कि जितना नुकसान इन 3 दिनों में पहुंचाया, इतना पाकिस्तान को बैकफुट पर लाने के लिए काफ़ी है? क्या इससे वो घबरा कर वो नहीं करेगा जब तक कर रहा था? ये कहना बहुत मुश्किल है कि भाई, क्योंकि कोई हमने ऑब्जेक्टिव स्पेल नहीं किया। क्या हमने कोई ऑब्जेक्टिव स्पेल किया था? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्या रहा? कोई ऑब्जेक्टिव स्पेल ही नहीं किया। हमारा ऑब्जेक्टिव था एक मैसेज कन्वे करना। हमारा ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान को डिजिस्ट करना कि भाई आप जो है ये जिहादी फैक्ट्री बंद करो, ये टेरर फैक्ट्री बंद करो। एक्चुअल तो यही है। अगर पाकिस्तान ये बंद कर दे तो हमारी क्या प्रॉब्लम है भाई? हमारी किसी पॉलिसी में आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तान को तोड़ देंगे, सबको मार देंगे? तो कभी हुआ ही नहीं। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और हमारे नेबरहुड में वहीं रहेगा, कहीं जाने वाला है नहीं। तो हमारा क्या, देखो लड़ाई में 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, एक होता है मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। 71 वॉर ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि भी रेफ्यूजी थे इतने बांग्लादेश के, सारी दुनिया नहीं चाहती थी हम कुछ करें, फिर भी हम गए ईस्ट पाकिस्तान में, लिबरेट करा उस कंट्री को। तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हमने अचीव किया। सियाचिन ग्लेशियर में हम क्लियर थे कि भाई हमने ग्लेशियर को ऑक्यूपाई करना है, पाकिस्तान से पहले करना है, हमने अचीव किया। कारगिल में बड़ा क्लियर था कि हमने अपनी ज़मीन वापस लेनी है, जो पाकिस्तानी हमारी ज़मीन में बैठे थे 99 में, उसको तो वी अचीव। इस केस में अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान जो है ये टेरर फैक्ट्री को बंद कर देगा या ये कर देगा, तो ये पता नहीं अगर क्या इंश्योरेंस दी है, क्या पाकिस्तान मिलिट्री ने माना इस चीज़ को कि हम नहीं इनकी ट्रेनिंग देंगे, और क्या अगर इनके बोलने से ये मान जाएंगे ये? हाँ, क्योंकि वहाँ बहुत तंजीम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये टेररिज्म। हाँ, क्योंकि बहुत से टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान आर्मी को कूट रहे हैं वहाँ हर रोज। हाँ, नॉन स्टेट एक्टर कह लो, हाँ, कह लो। तो वो, बट लेट अस सी, आई एम श्योर कि अगर गवर्नमेंट ने फैसला लिया है तो देखो ये हमेशा मानना चाहिए इन चीज़ों में, यू मस्ट ट्रस्ट योर लीडरशिप, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री। और इस बार तो देवर मीटिंग एवरी डे, तो जो फैसला किया वो जॉइंट फैसला हुआ है।
और उनके पास वो सब इनपुट्स हैं, वो जानकारी है जो तेरे और मेरे पास नहीं है नीरज। तो अभी हम कैसे उसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं? तो आई एम नॉट इन कि कोई फॉल्ट निकालो उसमें से या उसको बहुत बढ़ावा दे दो। आई थिंक जो भी फैसला किया उन्होंने देश हित में किया फैसला, एंड आई थिंक इट वाज अ राइट। शुरू में अच्छा नहीं लगा, बट आई थिंक कि जिस प्रकार के देश में और समस्याएं हैं, आई थिंक इट वाज अ गुड प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल डिसीजन।